करीब 29 साल की एक महिला जिसका नाम होता है विभा सिंह। दरअसल उसके पास सूचना पहुंचती है कि पुलिस और बदमाशों के बीच में जो मुठभेड़ हो गई है और उसी मुठभेड़ में तुम्हारे पति शहीद हो गए हैं। दरअसल उस महिला के जो पति होते हैं वो डीएसपी होते हैं और डीएसपी के शहीद होने की जब सूचना उस महिला तक पहुंचती है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब यह सूचना पहुंची तब उसकी बेटी जो गोद में पल रही थी उसकी उम्र लगभग 6 महीने के आसपास होती है और तब वह 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस महिला को ऐसा लग रहा था कि उसके पति शहीद नहीं हुआ बल्कि उसके पति की हत्या की गई है। इसके लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती है। रुख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस मामले की पुनः जांच कराई जाए और जांच में जो भी तथ्य आएंगे वह हमें मंजूर होंगे। एक तरफ जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो उसके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा था और वो बेटी पैदा होती है और वो अपनी बेटियों की तरफ देखते हुए कहती है कि बेटियों, जब तुम बड़ी हो जाओ तो एक ऑफिसर बनना और अपने पिता के हत्या का बदला लेना जरूर, क्योंकि मैं दौड़ते दौड़ते थक चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं कैसे करूं। जैसे यह बात किसी और ने सुनी तो लोग उन पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि किस तरह की बातें कर रही है। तभी ठीक वैसा ही होता जैसा उस महिला ने सोचा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्वीकार कर लिया और सीबीआई से इस मामले की जांच पड़ताल कराई गई और जांच पड़ताल में पता चलता है कि ये मुठभेड़ बिल्कुल फर्जी थी और उसके पति की हत्या की गई है। साथ ही जो बेटियां बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद एक बेटी बनती है आईएएस ऑफिसर और दूसरी बनती है आईआरएस ऑफिसर। दरअसल जब यह खुशखबरी हुई तब वो महिला इस दुनिया में नहीं थी, समाज में आई और दुनिया ने जब यह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला, उस वक्त वह विवाह इस दुनिया में नहीं थी क्योंकि उनको उनकी कैंसर से मौत हो चुकी थी। आज की जो कहानी शायद आपको कई तरह के संदेश देंगी। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करती रही और लड़ती रही और साथ ही अपनी बेटियों के लिए जो सपना देखा उसने वह भी पूरा। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, मैं वसीम। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा और इसी का एक थाना लगता है कटाड़ा बाजार। दरअसल वहां के जो एसएचओ होते हैं तीर्थराज पाल, उनको सूचना मिलती है कि आज माधवपुर गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है माता प्रसाद। उस माता प्रसाद के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अरेस्टी है और अरेस्टी में बड़े सारे लोग इसमें जुट रहे हैं। साथ ही उनमें दो बदमाश हैं जो कुख्यात अपराधी हैं, जिसका नाम है राम भुलाव और साथ ही अर्जुन पासे। ये तारीख थी 12 मार्च 1982 की और जैसे ही एसएचओ को ये सूचना मिलती है, एसएचओ जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है कोड़ियाकुलम, उनको वो खबर पहुंचाई जाती है और साथ ही वो सूचना गोंडा के जो डीएसपी होते हैं केपी सिंह, उनके पास वो सूचना को पहुंचाई जाती है। अब इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग बनाई जाती है और कहा जाता है कि एक टीम बनाकर उस गांव का घेराव करेंगे और घेराव करने के बाद पहले तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि ऐसा कुछ उसने नहीं होता हुआ देखे तो आगे देखते हैं कि जो कुछ भी होता है ठीक वैसा ही किया जाएगा। ठीक वैसे ही प्लानिंग की जाती है। 12 तारीख यानी कि 12 मार्च 1982 को माता प्रसाद की अरेस्टी थी और उसी के घर में लुटेरे उन बदमाशों के पनाह लेने की सूचना मिली थी। तो यह पुलिस वाले मौके पाते ही रात में किसी वक्त मध्यांतर के आसपास दबिश देंगे और दबिश देने के बाद जो भी होगा फैसला देखा जाएगा। ठीक वैसा ही होता है। 3 टीमें बनाई जाती है डीएसपी के नेतृत्व में और डीएसपी केपी सिंह अपनी टीम के साथ सबसे पहले घर की तरफ जाते हैं जो माता प्रसाद का घर था। उनका इकलौता बेटा जिसका नाम होता है राम बरन शुक्ला। बार बार आवाज लगाई जा रही थी, दरवाजा खटखटाया जा रहा था। 13 मार्च 1982 की सुबह 4 बजे के आसपास का यह वाक्य रहा होगा। जब डीएसपी साहब आवाज लगा रहे थे तो आवाज लगाते लगाते दरवाजा खोलता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद यह लोग दरवाजा को खोलना नहीं चाहते हैं। तभी डीएसपी ने बहुत तेजी के साथ एक लात मारा दरवाजे में और दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर जैसे ही घुसते हैं उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हो जाती है। जैसे गोलियां चल रही थी ठीक डीएसपी को पहले पैर में गोली लगती है और जब दूसरी गोली लगती है तो वो जमीन पर गिर जाते हैं।
डीएसपी साहब को किसी तरकीब से वहां से खींच कर निकाला जाता है, खाट पर उठाकर सीधा के गाड़ी के माध्यम से किसी भी तरकीब से उन्हें गोंडा के अस्पताल में पहुंचाया जाता है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम उन्हें बचा नहीं सकते क्योंकि थोड़ी देर से आप आए हैं। इधर डीएसपी साहब की मौत हो जाती है, यानी कि वो शहीद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार अब ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। जब ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी तो एक के बाद एक बदमाश ढेर हो रहा था। लगभग 12 बदमाशों को ऑन द स्पॉट वहां पे मार दिया गया। और पुलिस वाले जब आते हैं तो उनके बाद इस मामले को लेकर के काफी चर्चा होना शुरू हो जाती है। कई लोग कहने लगते हैं कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की है, तो इसके लिए जब सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनने लगता है तो सरकार ने अपने स्तर से फैजाबाद के कमिश्नर साहब होते हैं उनसे इस मामले की जांच पड़ताल कराई। साथ ही एक इंस्पेक्टर एपी सिंह होते हैं, एसएचओ बलरामपुर कोतवाली के होते हैं, और उनसे भी इस मामले की जांच कराई गई। और उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट जाकर के कोर्ट में लगाई कि ये जो घटना हुई है ये सच्ची घटना है, जो भी मुठभेड़ हुआ है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। अब इस तरह की रिपोर्ट जब कोर्ट में पहुंचती है तो फाइनल रिपोर्ट लगती है, और फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद जो कोर्ट आगे की कार्रवाई करता वो हो जाती है, और मामला कहीं ना कहीं अब दफन हो जाता है। लेकिन डीएसपी की जो पत्नी होती है, जब उनको पता चलता है विभा सिंह को, तो विभा सिंह के कानों में किसी ने यह आवाज लगाई कि जो तुम्हारे पति यानी कि डीएसपी केपी सिंह और उनका अफेयर इस गोंडे जिला के जो एसपी होते हैं उनके पत्नी के साथ उनका अफेयर चल रहा था। और उनके जो एसपी साहब है वो अपनी पत्नी के इस मामले को बदला लेने के लिए तुम्हारे पति की हत्या कराई गई है। जैसे विभा सिंह को यह बात पता चलती है, लेकिन इस बात को 2-3 साल का समय बीत जाता है। साल 1984 के आसपास की बात थी। उधर फाइनल रिपोर्ट लग जाती है और कोर्ट से भी आ जाता है, कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है। जो कुछ भी है वो सही है, लेकिन विभा सिंह को यकीन ही नहीं हो रहा था। विभा सिंह ने इस बात को लेकर के परेशान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए, तो वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती है। और रुख करने के बाद गांव का ही एक आदमी होता है चितरंजन, उस चितरंजन के साथ मिलकर यह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, और कहता है कि ठीक है, अगर ये कहती है कि नहीं लग रहा है फर्जी, उनको फर्जी मुठभेड़ है, उनके पति की हत्या कराई गई है, और जिस घर में अरेस्टी का एक प्रोग्राम था उसमें परिवार के लोग भी शामिल थे, रिश्तेदार लोग शामिल थे, और जो दोस्त थे वो भी शामिल थे, उनकी हत्या की गई है, इसमें सीबीआई की जांच कराने में कोई बुराई नहीं है। साल 1984 की बात है, 24 फरवरी को सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया, और हाथ में लेने के बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू किया तो पता चलता है कि गांव का एक प्रधान होता है नकू 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 की माता प्रसाद से दुश्मनी चल रही थी, और उस दुश्मनी बहुत ज्यादा गहरी होती है। इसीलिए उस दुश्मनी के बदले में उसने एक इंस्पेक्टर होते हैं आरबी सरोज, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप गांव में आके एक मुठभेड़ करें और मुठभेड़ में इन लोगों की हत्या कर दें। इस तरह की जो बातचीत होती है, साथ ही जो आरपी सरोज होते हैं सर्व इंस्पेक्टर, इनकी डीएसपी साहब से भी चल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि कई सारी प्रतिकूल प्रतिविष्टियां इनके आरब सरोज के खिलाफ जारी कर दी थी, और इसी बात को देखते हुए आरब सरोज को लगता था कि डीएसपी से बदला लिया जाना चाहिए, और उन्होंने एक पूरी कहानी रची। इस तरह से माधवपुर गांव में चलना है। माधवपुर गांव में जाने के बाद वहां पर लूट रहे हैं बदमाश, और डीएसपी इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वो जाते जरूर है। सुबह ये लोग 13 मार्च 1982 की सुबह 4 बजे के आसपास का यह वाकया था। यह माता प्रसाद के घर के ठीक बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें आवाज लगाते हैं। उनके बेटे को रामकरण शुक्ला को कहते हैं कि तुम घर से बाहर निकलो, अंदर से कोई आहट नहीं होती है, किसी तरह की आवाजें नहीं दिया जाता है। दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला, और अचानक से दरवाजा खुला तो उनके पैरों से खुला, और खुलते ही गोली आती है। गोली सबसे पहले डीएसपी साहब को लगती है, और दूसरी गोली लगते ही वो जमीन पर गिर जाते हैं। यानी कि अभी कहीं से कोई न किसी तरह से कोई आहट नहीं थी कि यहाँ पर अभी सिर्फ पुलिस वाले खड़े हैं, और पुलिस वालों के बीच में घिरे हुए थे, गोली चलती है और ये मारे जाते हैं। इसी बात को देखते हुए सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट लगाने के बाद कि ये जो मुठभेड़ थी यह पूरी तरह से फर्जी था, इसमें न केवल इस पुलिस अधिकारी की हत्या की गई है बल्कि गांव के लगभग 12 लोगों की हत्या कर दी गई है। और यह जो अपनी फाइनल रिपोर्ट थी
चार्जशीट थी वो कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट की तरफ से एक निर्णय भी आता है। 5 जून साल 2013 को सीबीआई की जो एक विशेष कोर्ट होती है लखनऊ की, 31 साल बाद इस मामले में जो सुनवाई करती है। लेकिन साल 2012 की बात है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, क्योंकि केस की सुनवाई जो हो जाता है, फैसला आता है 31 साल के बाद 2013 में आता है। और विभा सिंह इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही थी। विधवा होने के बावजूद उनके एक बेटी जो पहले से 6 महीने के बाद एक प्रेग्नेंट थी, जो कि 9 महीने की बेटी थी, उनको एक और बेटी पैदा होती है। एक का नाम काजल सिंह रखा जाता है, दूसरे का नाम प्रांजल सिंह रखा जाता है। 2004 में उनको कैंसर की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है और 2004 में उनकी मौत हो जाती है। यानी कि अब जो लड़ाई थी वो बेटियां लड़ना शुरू कर देती है। और जो बेटी लगातार पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि माँ ने उनसे कहा था कि बेटा अपने पिता की हत्या का बदला तुम्हें हर हाल में लेना है और बड़ा ऑफिसर बनना है। और जब यह बात कहती थी, तब यह जब भी जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग सुनते थे तो वो हंसते थे, यह कैसी बातें कर रही है। यह महिला तो उस विधवा महिला ने अपनी बेटी को खूब ईमानदारी से पढ़ाया और कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। ठीक वैसा ही होता है। साल 2008 का वाकया है, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो यूपीएससी का रिजल्ट आने में पता चलता है कि जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रांजल सिंह, किंजल सिंह, वो यूपीएससी के एग्जाम में उन्होंने 25वीं रैंक हासिल की। और जो दूसरी छोटी बेटी होती है उन्होंने 2008 में 252 रैंक लाई थी। लेकिन उनको कैडर मिलता है आईआरएस का, और बड़ी वाली बेटी को मिलता है आईपीएस ऑफिसर का कैडर मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के डीएम भी है। और आज भी उत्तर प्रदेश के एक बड़ा जाना पहचाना नाम है किंजल सिंह का। और साथ ही साल 2013 की बात है, 5 जून को जब सीबीआई की तरफ से यह मामले की सुनवाई होती है, और सुनवाई होने के बाद विशेष अदालत जो होती है सीबीआई की, वो जो फैसला सुनाती है, तो इसमें 8 लोगों को दोषी माना जाता है। 10 लोगों की तब तक सुनवाई होती है, जिसमें 30-31 सालों में 10 लोगों की मौत हो जाती है और एक को यह बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब इसमें जो आरबी सरोज होता है, हेड कांस्टेबल राम नायक होता है, कांस्टेबल रामकरण होते हैं, इनको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। और साथ ही इसमें पीएससी के जो कमांडेंट होते हैं, रमाकांत, सब इंस्पेक्टर नसीम अहमद और मंगल सिंह, परवेज हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, यह 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब यह फिर कोर्ट में अपील करते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में अपील करते हैं। साल 2017 में जो हाई कोर्ट होता है वह निचली अदालत के फैसले को पलट देते हैं और जितने भी आरोपी होते हैं सबको बाइज्जत बरी कर देते हैं। कहा जाता है कि यह जो मुठभेड़ है वो असली थी, ना कि फर्जी थी। मुठभेड़ थी, जो भी हुआ वह असल में हुआ। अभी आगे और भी बहुत सारे चांस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी आगे जो भी अपील, जो भी मामले हैं, अपील के बाद जो भी फैसला होगा। लेकिन एक ही मामले में सीबीआई कहती है कि असली मुठभेड़ नहीं थी बल्कि फर्जी मुठभेड़ थी। और दूसरी हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचता है, जिसमें सबूत वगैरह दिए जाते हैं, कहते हैं कि अदालत जो चलती है वो दलीलों पर नहीं चलती बल्कि सबूतों पर चलती है। और सीबीआई ने जो सबूत दिए तो उसमें बताया जाता है कि 12 लोगों से पुलिस वालों की मुठभेड़ चली थी, तो दीवारों पर गोलियां का एक भी निशान नहीं था। उनको किसी अलग स्थान पर ले जाकर उनकी हत्या की गई थी। लेकिन कई साल बीतने के बाद जब हाईकोर्ट में दूसरे पक्ष ने दलील दी, उसमें कहा कि सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल जो की थी, कई साल बीत चुके थे और दीवारों पर शायद उन गोलियों के निशान नहीं थे। इस मामले में इतनी ज्यादा खिचड़ी पक जाती है कि कुछ लोग इसमें वैसे भी मर जाते हैं और कुछ लोगों को जब सजा सुनाई जाती है तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको समझ में भी आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।